नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमारा जो यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है उसकी विशेषता के बारे में, और उसकी विशेषता के साथ ही साथ इस वीडियो हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी इंडस्ट्री होती है वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो प्राइस को तय करती है। यानी कि ऐसे आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए मार्केट में किसी भी वस्तु को बेचना है तो बेचने की जो प्राइस तय करता है वो इंडस्ट्री तय करता है, और जितना प्राइस किसी भी इंडस्ट्री के द्वारा तय कर दिया जाता है उसी प्राइस को सभी फर्मों के द्वारा मान लिया जाता है। तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अभी से ही लाइक कर दिए, इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी ये समझ में आए किस तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना है और किस तरीके से मार्केट वाला चैप्टर्स को आपको समझना इंपॉर्टेंट है। एक कहानी को मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ एक भूमिका तैयार करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक मार्केट है, उस मार्केट में बहुत सारे फर्म्स हैं। फर्म इन द मीन्स क्या होता है? दुकान। दुकान को हम इकोनॉमिक्स में फर्म बोलते हैं, और कई सारे फर्म मिलकर के, कई सारे दुकान मिलकर के एक इंडस्ट्री तैयार करते हैं। इतनी कहानी तो समझ आ गई। इस कहानी में ये होता है में बहुत सारे मात्रा में क्रेता और विक्रेता होते हैं। यानी कहने का मतलब है सामान को बेचने वाले बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे और खरीदने वाले भी ज्यादा मात्रा में होंगे। इस तरीके से आप कह सकते हैं एक लार्ज नंबर होगा बायर्स एंड सेलर्स का, और यहां पर जो भी प्रोडक्ट बेचा जाएगा वो प्रोडक्ट एक समान होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अगर मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट को बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट के बेचने पर बगल वाला जो फर्म है, बगल वाला जो दुकान है, सेम प्रोडक्ट को वो भी बेचेगा। यानी कि वस्तुओं में एक समरूपता दिखाई देगी, यानी कि होमोजेनिटी दिखाई देगी, होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे। और दूसरी चीज, यहां पर गवर्नमेंट का कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता। सरकार ये नहीं कहती है कि आप इतना कम बेचो, इतना ऐसे करो, यानी कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। गवर्नमेंट करती है आप जितना भी मात्रा में चाहो बेच सकते हो। और तीसरी चीज, यहां पर अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है मार्केट में ज्यादा फायदा हो रहा है, हम भी अपनी दुकान को जाके लगा ले, हम भी प्रॉफिट जनरेट करेंगे, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, खूब ज्यादा लाभ कमाएंगे, तो वो जा सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो आए और चाहे तो अगर वो मार्केट में बना है तो मार्केट को छोड़कर बाहर भी जा सकता है। उसके लिए कोई दबाव नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि तुम मार्केट से बाहर क्यों जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि हमें लॉस हो रहा है तो हम बाहर हो जाएंगे, तो ये भी क्या होता है, ये भी एक कंडीशन होती है। और कुछ इस तरीके की कंडीशन को हम यहाँ पे समझते हैं, जो कि आप पॉइंट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि विशेषता बतानी है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की, हिंदी में इसको इससे बोलते हैं। पहला कंडीशन ही मैंने बताया, जैसे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी कि खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या ज्यादा होगी। दूसरा है होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी जो गुड्स हैं, जो भी सामान बेचे जा रहे हैं मार्केट में, उनमें एक समानता दिखाई देगी, यानी कि वो एक समान होंगे। अगर मान लीजिए कि कोई भी क्रेता है वो आलू बेच रहा है, कोई सेलर आलू बेच रहा है, तो बगल वाला जो भी सेलर होगा वो भी आलू ही बेचेगा, वो भी सेम सेम। ठीक है ना। दूसरा है आपका फ्री एंट्री एंड एग्जिट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी फर्म को ऐसा लगता है हमें एंट्री करनी चाहिए इंडस्ट्री में, या फिर उनको लगता है कि हमें लॉस हो रहा है, हमें निकलना चाहिए, तो दे आर फ्री, वो कर सकते हैं ऐसा। अगला क्या है? परफेक्ट नॉलेज अमॉन्ग बायर्स एंड सेलर्स। यानी कहने का मतलब है जो भी विक्रेता होते हैं, जो भी क्रेता होते हैं, मार्केट के बारे में उनको पूरी पूरी नॉलेज होती है कि कौन सा सामान कितने प्राइस पर मिल रहा होता है। अगर आलू मान लीजिए कि आपने 8 रुपए किलो किसी फर्म्स के यहाँ से खरीदा, किसी एक दुकान यहाँ से खरीदा, तो अगले यहाँ दुकान के यहाँ आप जाएंगे तब भी वहां पर आपको 8 रुपए पर केजी ही आलू मिलेगा। मान लीजिए कि किसी जगह पर आपने प्याज खरीदा 20 रुपए किलो, तो अगर आप दूसरे फर्म पर जाएंगे वहां पर भी सेम प्राइस मिल के आपको केजी मिलेगा, मतलब कि 20 रुपए पर केजी आपको वहां भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मार्केट में आप किसी भी फर्म के यहाँ जाएंगे तो सेम प्राइस आपको देखने को मिलता है। ये इसका कहने का मतलब यह है कि नॉलेज होता है बायर्स को और सेलर्स को, दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा होता है। अगला है नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। यानी कि यहां पर इतनी बड़ी मात्रा में आपका मार्केट है जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, वहां पर किसी भी प्रोडक्ट को ले आने में कोई कॉस्ट नहीं देनी होती है। आराम से इतने सारे मात्रा में आपके बायर्स और सेलर्स होते हैं कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत ही नहीं होती है। अपने यहाँ आप प्रोड्यूस करो, सामान को बनाओ, अपने यहाँ मार्केट में बेच दो, और वो आराम से कंजम्पशन उसका हो जाता है, लोग खरीद लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जैसे आपको पता ही है ना। अगला है सेलिंग कॉस्ट, यानी कि नो सेलिंग कॉस्ट।
यानी कि यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कोई नहीं होता। आपको ऐड चलाने की जरूरत नहीं होती है। ऐड तब चलाने की जरूरत होती है जब किसी भी कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी हो। आपका एक स्पेशल प्रोडक्ट है, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को बताना होता है कि पार्टिकुलर हमारा ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट में हमारी ये क्वालिटीज हैं जो लोगों को अलग करती हैं हमारे इस प्रोडक्ट को लेने से। तो इस तरीके अगर चीजें होती हैं तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, विज्ञापन किया जाता है। लेकिन जब आपको पूरा नॉलेज ही है, परफेक्ट नॉलेज है मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या चल रहा होता है, उस केस में आपको एडवर्टाइजमेंट करने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि सारी चीजें आपको पता ही होती है। और एडवर्टाइजमेंट किया ही इसीलिए जाता है ताकि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ये पता चले कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अलग कैसे है। आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, प्राइस डिटरमाइंड बाय द इंडस्ट्री, यानी कि कई सारे फर्म मिल करके क्या बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है। अब वही जो इंडस्ट्री है आपका, वही इंडस्ट्री क्या करती है, आपके प्राइस को तय करती है, जिसको सभी फर्म्स को मानना पड़ता है। वो कैसे तय करती है, कितना प्राइस रखना चाहिए किसी भी कमोडिटी का, वो इंडस्ट्री कैसे तय करती है, उसको मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। आगे देखते हैं फर्म प्राइस टेकर, यानी कि जो भी इंडस्ट्री के द्वारा कीमत को तय किया जाएगा उस कीमत को फर्म के द्वारा मान लिया जाता है, इसीलिए लिखा है फर्म प्राइस टेकर, यानी कि फर्म प्राइस को टेक करती है यानी लेती है। वो की बात करते हैं मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, यानी कि जो भी फैक्टर्स होते हैं वो परफेक्टली मोबाइल है। मतलब कि अगर किसी इंसान को लगता है कि हमें यहाँ पे सैलरी कम मिल रही है, हमें किसी और कंपनी में जाके काम करने की जरूरत है, वहां पे सामान बनाने की जरूरत है, तो आराम से वो जा सकता है, कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। अगला इंसान ये नहीं कहेगा कि ठीक है तुम मत जाओ, आपको सैलरी में और बढ़ा के देता हूं, या फिर आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर फैक्टर्स परफेक्टली मोबाइल होते हैं। उनको लगता है कि इस कंपनी में हमें सैलरी कम मिल रही है, हमें उस कंपनी में जाना चाहिए, तो वो आराम से जा सकते हैं। वहां के प्रोड्यूसर जो होते हैं उनके ऊपर कोई जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता है ये मार्केट बहुत बड़ा है, कोई ना कोई मिल ही जाएगा काम करने के लिए जिस प्राइस पे मैं चाहता हूँ। इनफैक्ट मिल भी जाता है, क्योंकि इतने बड़े लार्ज स्केल पर आपके मार्केट्स हैं। और मार्केट का सिनेरियो देखिए, आज के टाइम में भी लोग, आप इस रियलिटी को पहचान भी पा रहे होंगे कि आज के टाइम में भी लोगों को अगर कम सैलरी भी मिलती है, इस अनएम्प्लॉयमेंट कंडीशन में यानी बेरोजगारी की दुनिया में, अगर किसी को लगता है कि हमें नौकरी करनी चाहिए, लोग सस्ते में भी जाकर के काम कर रहे हैं भाई। और इतना ही नहीं है, इतने सस्ते में काम कर ले रहे हैं जितने सस्ते में मतलब होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि एडम स्मिथ ने बताया था, सब्सटेंशियल वेजेस, यानी कि ऐसा उनको सैलरी मिले जिससे कि वे अपने जीवन यापन के लिए जो बेसिक नीड्स होती है उसको पूरा कर पाए, बस उतना ही। इस कंडीशन में भी लोग आज नौकरी करने चले जा रहे हैं। यह कंडीशन हो चुकी है, यानी कि उनकी स्किल की कोई भी वैल्यू नहीं है। वो इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि हमारी स्किल की जो वैल्यू है उस हिसाब से मुझे सैलरी मिलना चाहिए। लेकिन स्किल की वैल्यू ना होने की वजह से उनको एक मिनिमम लेवल की सैलरी दी जाती है। खैर, यहाँ पे आते हैं परफेक्टली मोबाइल ऑफ फैक्टर्स, यानी कि यहाँ पर फैक्टर्स मोबाइल कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शन और नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया, गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी दखलंदाजी नहीं है, यानी कि गवर्नमेंट कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है। आपको जितना प्रोडक्शन करना है आप करिए, जितनी सामान को बनाना है बना करके बेचिए, लेकिन प्राइस आपको एक ही मिलेगी। और दूसरा यहाँ है कि कोई भी विक्रेता, कोई भी बायर्स है या सेलर्स है, वो किसी भी प्राइस को या इंडस्ट्री में किसी भी मैकेनिज्म को वो प्रभावित नहीं कर सकता है। यानी अगर ऐसे में बोलूं, अगर कोई विक्रेता ये चाहता है कि हम अपने सामान की प्राइस को बढ़ा करके बेच ले, कौन देखने जा रहा है? मान लीजिए, आप सोचिए, अगर हमारे जो दोनों गुड्स हैं या फिर कई सारे गुड्स हैं, अगर सभी गुड्स एक समान हैं, सभी की प्राइस तय है, कोई विक्रेता अगर चाहे, मान लीजिए कि इंडस्ट्री ने प्राइस को 5 रुपए तय किया है, मान लेते हैं एक कंडीशन कि इंडस्ट्री ने प्राइस को 5 रुपए तय कर दिया है, ठीक है। अब कोई विक्रेता है, वो विक्रेता मान लीजिए ये चाहता है कि हम इस 5 रुपए से बढ़ा करके हम 7 रुपए ले ले, 7 रुपए किसी भी बायर से ले ले, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को 7 रुपए बेचे। तो आप खुद सोचो ना, आपके जो गुड्स है वो होमोजीनियस है। गुड्स होमोजीनियस होने की वजह से अगर कोई सामान आपको 7 रुपए मिल रहा है तो आप 7 रुपए देना क्यों पसंद करोगे भाई? क्योंकि आपको 5 रुपए में ही मिल रहा है ना सेम प्रोडक्ट, तो आप 7 रुपए ना देकर के 5 रुपए ही दोगे। इस तरीके से अगर कोई बढ़ाना भी चाहेगा तो इतने ज्यादा बड़े मार्केट में कोई विक्रेता किसी भी प्राइस को यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता है।
आई थिंक आपको जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन है ये जरूर समझ में आया है। इनफैक्ट अगर कोई भी इसमें से आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी, यू कैन कमेंट एंड यू कैन आस्क मी, ये चीजें मुझे समझ में नहीं आई है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं कि किस तरीके से हमारा जो इंडस्ट्री होता है वो प्रोडक्ट के प्राइसेस को तय करता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, प्राइस डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी कि किस तरीके से हमारे प्राइस को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंतर्गत किसी इंडस्ट्री के द्वारा तय किया जाता है। इस चीज को इस डायग्राम से आपको समझना है। यहाँ पर डायग्राम देखिए, दो डायग्राम है, एक डायग्राम ये है और एक डायग्राम ये है। इस डायग्राम को मान लेते हैं इंडस्ट्री है ये, ठीक है, ये इंडस्ट्री है और ये आपका फर्म है। फर्म क्या होता है, प्राइस टेकर होती है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है। यानी कि इंडस्ट्री इस इमेज के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू प्राइस को तय करेगी किस बेसिस पर, मार्केट फोर्सेस बेसिस पर। मतलब मार्केट फोर्सेस क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ही जो हमारी इंडस्ट्री होती है वो किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस को तय करती है, कीमत को तय करती है। देखिए ध्यान से, ये आपका क्या है, एक एक्सिस है जिसको कि हम OX अक्ष बोलते हैं, ये हमारा OY एक्सिस है। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी OX एक्सिस है और ये हमारा OY एक्सिस है। गॉट इट। अब ध्यान से समझेंगे, ये आपका DD क्या है, एक डिमांड लाइन है, ये SS क्या है, एक सप्लाई लाइन है। ठीक है, यानी कि ये आपका मांग वक्र है, ये आपका पूर्ति वक्र है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। और OY एक्सिस पर यहाँ पर प्राइस को दिखाया गया है इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर आपको क्वांटिटी डिमांडेड दिखाया गया है। और ठीक सिनेरियो यहाँ भी है, OY एक्सिस पर आपको रेवेन्यू दिखाया गया है, यानी कि कोई भी फर्म अगर कोई चीज बेचेगा उसको रेवेन्यू मिलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पर रेवेन्यू दिखाया गया है OY एक्सिस पर। और यहाँ पर OX एक्सिस पर आपको क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि कितनी क्वांटिटी को यहाँ पर बेचा जाएगा और उस बेसिस पर आपके जो प्राइस होंगे वो कितने होंगे, यहाँ पर ये दिखाया गया है। अब समझने वाली बात ये है, यहाँ पर डिमांड और सप्लाई जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर आपका क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसको हम दिखा देते हैं ई से। ई क्या है, आपका एक इक्विलिब्रियम कंडीशन है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ई पॉइंट पर ये आपके प्राइस और आपके डिमांड और सप्लाई क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। इसी स्थान पर जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वहीं पर आपका जो आपका इंडस्ट्री है वहां पे वो प्राइस तय कर देता है और इसी प्राइस को फर्म को मानना पड़ता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जहां पे इंटरसेक्ट किया हमने इसको यहाँ पर मिला दिया और फिर इसकी क्वांटिटी को यहाँ मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्री ने प्राइस तय कर दिया कितना, ओ से लेकर के पी तक, और इसी प्राइस को मानना किसको पड़ेगा, फर्म को मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर फर्म बना दिया गया, ये फर्म है और इसी फर्म को इतना ही प्राइस यानी ओपी के बराबर, ओपी के बराबर यहाँ के प्राइस को इसको मानना पड़ेगा। अब ध्यान से समझिए, अब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचेंगे, चाहे आप इतना प्रोडक्ट बेचो, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है कि प्रोडक्ट जितना आप बेच रहे हो, मान लीजिए कि OQ1 मान लेते हैं, अगर हम इतने प्रोडक्ट को बेचेंगे, इतने सामान को बेचेंगे, तब भी हमें इतने प्राइस को ही चार्ज करना पड़ेगा कस्टमर से, कंज्यूमर से हमें इतना प्राइस लेना पड़ेगा। यानी कि एक तरीके से और कर सकते हैं, हमें इतना ही बायर से प्राइस लेना पड़ेगा कि आप मुझे इतना ही रुपए दो। अगर मैं मान लीजिए और क्वांटिटी बनाना चाहता हूँ, बना के बेचना चाहता हूँ, मान लीजिए हमने इतना बेचा, यानी Q2 बेचा, उस लेकर के Q2 तक इतना बेचा, इतने बेचने के लिए भी मुझे इतना ही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा उस लेकर के अभी तक। ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो हमें जो मन करे वो प्राइस ले ले, बिल्कुल नहीं होता है ऐसा, क्योंकि इंडस्ट्री ने प्राइस तय किया ओपी और आपको ओपी ही मानना पड़ेगा। आप अपने सामान को चाहे कम बेचो चाहे ज्यादा बेचो। यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट कैसे होती है, प्रॉफिट यहाँ पर ऐसे होती है कि अगर आप ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी को बना करके बेचेंगे, ज्यादा मात्रा में बेचेंगे, तो ज्यादा मात्रा में बेचने का मतलब है कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, और पर यूनिट कॉस्ट अगर कम आती है तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट होगा। ये आपका रियलिटी भी है। अगर आप किसी सामान को ज्यादा मात्रा में खरीदते हो या ज्यादा मात्रा में कोई सामान बेचता है तो दोनों को प्रॉफिट होता है। अगर हम 1 या 2 पीस किसी भी चीज खरीदते हैं तो हमें महंगा मिलेगा, लेकिन अगर हमें ज्यादा पीस खरीदना होता है किसी भी सामान की तो हमें वो सामान सस्ते में मिल जाता है। इसी तरीके से प्रोड्यूसर भी बल्कि में कहीं ना कहीं खरीदता होगा, ज्यादा मात्रा में अपने यहाँ किसी होलसेलर से ज्यादा मात्रा में खरीदता होगा। अब जब वो ज्यादा मात्रा में खरीदेगा तो इसका मतलब है उसकी पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी, वो भी कम आएगी, तो उसको भी प्रॉफिट होगा। इस तरीके से चाहे आपका बायर्स हो चाहे आपका सेलर्स हो, यानी विक्रेता हो चाहे क्रेता हो, लार्ज नंबर में अगर कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं या कोई भी चीज सेल कर रहे हैं तो उनको पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी, जिसकी वजह से उनको प्रॉफिट होता है। इस तरीके से आज के इस वीडियो में हमने जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसके अंतर्गत प्राइस किस तरीके से डिटरमाइन करता है इंडस्ट्री वो समझा, और क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का वो समझ लिया। आई थिंक आज का ये सेशन आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। वंस अगेन आई रिपीट यू कि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और किसी भी तरीके की इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा। और दूसरी चीज, इसके आने वाला जो सेशन होगा अगले सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी फर्म होता है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होती है, यानी कि कहां पर उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। जानकारी अच्छी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।